हेलो फ्रेंड्स, मैं फेलीराम। यूनिटी एस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अपना जो पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें अपन देखो इसकी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ अपन 2011 का अभी पेपर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करना। अपन 2011 का पेपर कर रहे हैं, जिस 40 क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर चुका है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, इस जो सीरीज का तभी आप फ़ायदा उठा पाओगे जब आप ये लास्ट पेपर का ओरिजिनल, जैसे ये सीरीज है, इसको लेके बैठना आपको हार्ड कॉपी। और जैसे जैसे मैं जहाँ पे गोला करते जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताते जा रहा हूँ, वो आपको उसमें अंडरलाइन करनी है, अभी आप जाके फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो अभी 40 क्वेश्चन से जो करवाया है, 5-6 पार्ट उसके बन चुके हैं। आप वो देखो, तभी ये देखोगे तब ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझना। इसमें जो अपन स्मार्ट जो तरीका सीख रहे हैं, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से कैसे अपन आंसर फाइंड आउट किया जाए, क्वेश्चन से आंसर निकालने जो तरीका है, कॉमन सेंस से कैसे गैस वर्क काम करता है, कैसे एलिमिनेशन मेथड होती है, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, वो साइंटिफिक मैनर से ये काम किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आज का 41 क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, जो पहले क्वेश्चन हो चुके हैं उनको अच्छे तरीके से देखो तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। अब देखो, एक क्वेश्चन होता है इसको नॉलेज के सेंस पे करना, दूसरा एक चीज़ होता है क्वेश्चन में जो दी हुई इन्फॉर्मेशन से उससे क्वेश्चन कैसे करते हैं, एनिमेशन मेथड क्या होता है, सारी चीज़ ध्यान से। हमें मैंने क्या बोला था, एक चीज़, गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव है उनको पॉजिटिव वे से देखना, सबसे पहली बात। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। ठीक है, तो इनको सबको अपने को पॉजिटिव वे से देखना है। ठीक, अब देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अब देखो सबसे पहले राष्ट्रीय है तो नेशन के सभी लोगों को होगा, ऐसा नहीं कि वो पिछड़े हुए क्षेत्र को होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरी बात, कोई ऐसा स्पेसिफिक कम्युनिटी उसने डिसाइड नहीं किया है तो ये स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान से समझना। नेशनल लेवल पे है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार के वैसे सदस्य, अगर ऐसा होता ना तो इसके अंदर ही जो स्कीम होती है ना, उसी के अंदर लिखा रहता कि भाई ये उन्हीं के परिवारों के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आंसर नहीं होगा। गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल परिवार के वैसे सदस्य, अगर ऐसा भी कुछ रहता तो ये चीज़ ध्यान समझ, यहीं पे लिखा रहता कि बीपीएल अंत्योदय योजना, इस तरह की योजनाएं होती है। तो प्रोग्राम के नेम से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, ध्यान समझना। तो दो ऑप्शन तो कट गया अपने। सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वैसा सदस्य, सभी पिछड़े, सभी एक्सट्रीम, भाई उन लोगों को करोड़पति भी हो सकता है, क्या जो भी हो सकता है, उसको जरूरत ही नहीं है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जितने भी होते हैं वो टारगेट वे में होते हैं, चीज़ याद रखना। ठीक है, ये चीज़ समझने का प्रयास करो। दूसरी बात, अगर पिछड़े समुदायों को देता तो यहाँ पे नाम लिखता महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिछड़ा गारंटी, ऐसा टाइप से नाम होता। ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो मतलब क्वेश्चन का जो थीम है वाइड है, तो आंसर भी वाइड आएगा, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था। नेरो है क्वेश्चन की, अगर थीम ही नेरो है तो नीरो आंसर आएगा, पर इसकी वाइड स्कीम है। अब देखो, ये भी कट गया। आखिर में किसी भी परिवार के वैसे सदस्य, अब ध्यान से समझना कि डी आंसर अपना आ गया। ठीक, अब मैं एक और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको। देखिए, एक तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव का भाई किसी परिवार के वैसे सदस्य को। दूसरी बात याद रखना कि गारंटी अधिनियम है, और गारंटी अधिनियम बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है सभी के लिए होगा ना। रोजगार भाई हो सकता है कि करोड़पति जो बेटा उसको भी रोजगार नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी परिवार के वैसे सदस्यों को। ठीक है, एक चीज़, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन हो जाएंगे, तीनों ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण और वाइड रेंज को उसमें कर दो। दूसरे मैंने क्या चीज़ सिखाया था, नॉन क्वेश्चन में डी आंसर होता है और नॉन क्वेश्चन में ए होता है, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास कर। ठीक है, तो अपना ये चीज़ हो गया। अब आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, इस चीज़ में क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अपन नए पैटर्न से भी साथ के साथ ही करते चलेंगे। उस दिन मैं करवा देता 1 2 3 और नन ऑफ दी अबव। ठीक, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले यहाँ से पढ़ा करो, कौन सा कथन सही है गलत पूछ रहा है क्या है। ठीक, अब देखो आगे बढ़ो। भारत के पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। मैंने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बना लेना, ये बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक, ध्यान से समझना। अब ये बात करा पूर्व की ओर देखो नीति, भारत की पूर्व की ओर, मतलब भारत की पूर्व अगर तुम जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, आसियान कंट्रीज मिलेंगी तुम्हें। ठीक है, अपने को ये म्यांमार सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, चाइना, मतलब इधर चाइना नहीं, अपने को जापान, साउथ कोरिया, ये सारी चीज़ें मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया इधर। ठीक, बस इतना ध्यान से समझ। सबसे मेन है
जो आसियान कंट्रीज है उसके बारे में जो बात कर रहा है। ठीक, भारतीय पूर्व की ओर देख रही नहीं करता। अब कोई पॉलिसी बनी है वो पॉजिटिव फ्रेमवर्क से तो बनेगी, उसकी थीम नेगेटिव तो होगी नहीं। ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो पॉजिटिव फ्रेमवर्क से बनी है तो सब ऐसे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अपन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में समय को एक ही, देखो ये मैंने बोला था, जब यहाँ पे एक सम ये वर्ड आ जाते हैं वो सही होता है, ये चीज याद रखना। एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता, पॉजिटिव बात है। अरे एक मतलब बहुत सारे और भी लोग रहेंगे वहां पे, परंतु भारत भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहता है। अब देखो ओल्ड पैटर्न नई पैटर्न, देखो ओल्ड पैटर्न देखो एक सही है तो मतलब ये ऑप्शन तो गया है, कट गया। इधर एक सही है तो ये गया है अपना। ठीक है, अब ध्यान से समझ रहे हैं, मैं दोनों पैटर्न साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता। अब ध्यान से देखो, ये 2011 का क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान में रखा करो माइंड में। और ये जो शीत युद्ध समाप्त हो गया था 1991 में खत्म हो गया था। भाई इतना तो अपन हो ही नहीं सकता कि इतने लेट पॉलिसी अपन कोई लाएंगे और उसको कोई प्रेजेंट सेंस में उसको। अरे ऐसे भी देखो शीत युद्ध जो हुआ था अमेरिका वर्सेस रशिया के बीच में हुआ था। ठीक है, उसको भरना चाहते हैं ऐसा नहीं है, अपना पर्पज जो है वो महत्वपूर्ण। देखो एक तो सेक्रेटरी लीडर बनना चाहते हैं, उसलिए रीजन प्लेयर बनना चाहते हैं अपन। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज अभी चलो ठीक है, इसको अपन होल्ड रखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। तो कितनी पॉजिटिव बात है, ये तो करना चाहेगा। तो ये कट गया, इधर इधर अपने पता लगे दो स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, तो ये कट गया अपना। अब कहते ये होगा आंसर, ये होगा। ठीक, अब ध्यान से एक बार दूसरा स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो। ठीक है, ध्यान से समझ। अब ये आंसर आएगा। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। इंग्लिश में पढ़ो। इंडिया वांट्स टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ द कोल्ड वॉर। अरे भाई इस उद्देश्य से नहीं तो क्या भारत भी फिर वही तानाशाह करना चाहता है वहाँ पे जैसे अमेरिका और रशिया के बीच में कर रहे। तो ये नेगेटिव सेंस है, ये नेगेटिव सेंस है, इसे याद रखो। और अपन पॉजिटिव को पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा तो मतलब दो ही ऑप्शन आंसर है। इधर नए पैटर्न में दो और इधर भी ये अपना आंसर आ गया। तो ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ समझते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी इससे। और जिस तरीके से अपन कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी हो जाएगा। साल भर जब ये सीरीज चलेगी फिर उसके बाद में लास्ट पेपर दोबारा से एक बार रिवाइज कराऊंगा, तो वो देखना कितना फायदेमंद रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ये चीज़ ध्यान से समझना। अब देखो बस, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, अब मान लो कि सब अच्छी बात है, गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए। देखो कॉमन सेंस अपन क्रिएट करेंगे, अपन क्वेश्चन से आंसर निकालने टेक्निक सीख रहे हैं, उसमें ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब मान लो कि ये क्वेश्चन देखो याद करो, पहले भी क्वेश्चन आया था। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया में जनता से जो टैक्स लिया जाता है उसे जमा होता है। ठीक, अब इस पे जनता की तरफ से कौन तरफदारी करता है, जो वहाँ पे संसद में बैठे लोग रहते हैं, वो इसकी सुरक्षा करते हैं। आप सोचो कि जो सरकार है, अगर वो मान लो कि संसद में मान लो कि कोई बजट पारित करवाना चाह रही है, उसको पारित करवाने में असफल है, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है उसके पास समर्थन नहीं है। समर्थन नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है उस सरकार के पास विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो अपने को पता है कि भाई उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। ठीक, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ रहा है। ठीक, अब मैंने एक चीज़ क्या बोली थी, नॉन क्वेश्चन में डी आता है और अननोन क्वेश्चन में ए आता है, ये भी माइंड में रखो बस। ठीक, अब चलो ठीक है कि ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। मान लो कि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तो क्या होगा भाई, बजट में संशोधन करके दोबारा पेश किया जाता है। तो फिर अगर ऐसा ही होता तो यूपीएससी क्वेश्चन ही क्यों पूछते, कुछ ना कुछ इसको इंपॉर्टेंट भूमिका है जी, याद रखो यूपीएससी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक, अगर दोबारा पेश कर दिया जाएगा तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक, सुझाव है तो बजट राज्यसभा भेज दिया जाता है। ऐसे भी अपन जानते हैं कि फाइनेंस वाले में ज़्यादा राज्यसभा के पास पावर नहीं है, लोकसभा के पास ही ज़्यादा पावर रहती है। अरे ऐसे भी देखिए लोकसभा का बोला इंपॉर्टेंस रोल, तो ये लोकसभा अपन जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव सर यहाँ पे होते हैं, प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुन के आते हैं, तो ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, संघीय वित्त मंत्री त्याग पत्र देने कहा जाता है, ये कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, ध्यान दे, प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में त्याग पत्र पेश कर देता है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बोला था, नॉन क्वेश्चन का डी आता है। दूसरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो जाएगी भाई, मंत्री परिषद त्याग पत्र पेश करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, विश्वास बहुमत नहीं है, इसलिए तो तुम पारित नहीं करा पा रहे। सरकार है विश्वास है, ट्रस्ट नहीं है, आप अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो सब ऐसी बात आपको त्याग पत्र सिद्ध देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन याद रखो, इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब ये मैं बता रहा हूँ कि
जब अपन R&D काम करेंगे तो उसमें यही करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आंसर है, ये चीज़ आगे ध्यान रखना, ठीक। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, ठीक है। तो कम से कम 4 या 5 बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो लगभग हर साल पूछ ही लेता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ईजी क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखना कि गलती मत करना, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, इसीलिए मैं देखो पहले यही करवाता हूँ, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना, ठीक हो। अगर ये फंडामेंटल ड्यूटी होती तो एक चीज याद रखो, इसके लिए आज भी ऐसा होता है कि इसको फंडामेंटल ड्यूटी में डाला जाना चाहिए, तो मतलब अभी नहीं है, अपन जानते हैं 11 ही है फंडामेंटल ड्यूटी, जो भी 11th में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के साथ जोड़ी गई थी, ठीक। तो ये नहीं है, अपना आंसर अपने को पता लग गया, ठीक। दूसरा देखो, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ही तो है, सब अच्छी बात है, अपन फंडामेंटल ड्यूटी जानते हैं। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना, ये भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों को सम्मान करना, तो अच्छी अच्छी बातें सब फंडामेंटल ड्यूटी में डाल दिए कि जो जनता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है कि ये काम वो करे, ठीक है। तो ये सब अच्छी बातें सारे अपन जानते हैं, ये सारे हैं। अब देखो, मैंने जब इस पीटी के होने से पहले भी मैं ये सारा पेपर सोल्व करवाया हूँ, तो उस टाइम जब फाइनेंस कमीशन जब क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने बोला था उस टाइम भी क्वेश्चन आएगा, और आपकी बार देखो आया, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। क्योंकि मुझे देखो यही होता है, जब लास्ट ईयर पेपर पे आप बार बार काम करोगे ना, तो वो इन सेंस आ जाता है कि यूपीएससी का किस तरीके का माइंड सेट है और यूपीएससी क्या करना चाहती है, ठीक है। अब आगे देखो, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। सही स्टेटमेंट पूछा, अपन जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो पॉजिटिव थीम होगी, उसी के रिलेटेड ये काम करेगी, ठीक। एक चीज याद रखना। और अपन जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत आता है, ठीक। बस ये ध्यान से समझना। अब देखो, एक चीज अपने को भी पता है, इसका जो भी हेड होता है, अपन कमीशन जानते हैं, उसका ब्यूरोक्रेट हेड होता है, ठीक है। तो एक ब्यूरोक्रेट को चुना जाता है एक अनुशंसा देने के लिए, ठीक। अब आगे देखो, वह तो इसका कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसे ध्यान से समझना। वह अवसंरचना विकास हेतु तो विदेशी पूंजी का अंतर प्रभाव को प्रोत्साहित करता है, भाई इसका ही काम नहीं होता है, वित्त आयोग का जो काम होता है, ध्यान से समझना। जो टैक्स आया है, मान लो कौंसिल फंड इंडिया में जितना पैसा जमा, मान लो 100 रुपये जमा हो, तो भाई ये सेंटर और स्टेट में किस तरीके से फॉर्मूले से बटेगा। तो सेंटर जैसे अभी 41 है, मतलब स्टेट को पहले है ना, स्टेट को 42 मिलता था, इसने 41 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। फिर स्टेट में किस तरीके से डिवाइड होगा, S1 स्टेट मान लो, S2 स्टेट, तो ये फॉर्मूला तय करता है, इसका काम ये होता है, और ये राष्ट्रपति को अनुशंसा देता है, तो मतलब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कोई जरूरी नहीं है सरकार इसकी बातों को माने, पर ऐसा मोस्टली होता है कि मान लिया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखो। तो ये काम नहीं करता है भाई, ठीक है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण, समुचित, ये इंग्लिश में पढ़ो। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर, एक बहुत गलत बात है। अरे नहीं, इसका ये काम होता ही नहीं, उसको कुछ सलाह दे सकता है, एडवाइस कर सकता है, पर ये भाई कंफर्म करवा देगा नहीं, ये इसका नहीं। और वित्तीय प्रशासन में पारदर्शी सुनिश्चित करता नहीं, सुनिश्चित नहीं करता, ये चीज याद रखना। इट इंश्योर, ये गलत बात है। ये बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, इंश्योर नहीं करता। इंश्योर तो मतलब तो मॉनिटरिंग द्वारा सारी चीजें वो करना, तो इसका वो काम नहीं है, ठीक है। तो समझ बात है, क्या हो गया आंसर, डी हो गया। अब देखो, नए पैटर्न से इसी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, इसी ध्यान से समझना। मैं वो भी सिखा देता हूँ यूपीएससी किस तरह की। मान लो कि इसी को उसने नए पैटर्न से क्या किया, यहाँ पे इनको एक स्टेटमेंट बना दिया, इसको 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट बना दिया, और ऑप्शन बना दिया 1 2 3 और नन ऑफ दी अबव, ठीक। यही क्वेश्चन है। अब इसे तीनों स्टेटमेंट हो जाएंगे, तब इसका आंसर ये हो जाएगा। सही गलत पूछ रहा, बोला सही पूछ रहा, तो तीनों गलत है। अब सही पूछ रहा है तो ये तीनों के तीनों, मतलब गलत जब पूछा कितने गलत है, तो 3 के तीनों गलत हो जाएंगे। तो ये नए पैटर्न ओल्ड पैटर्न में ये अंतर है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करना था, ठीक है। तो वही चीज़ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना। इसमें एक नया ट्रिक सिखाऊंगा, उसे ऑब्जर्व करना। जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहते हैं, देखो यही क्वेश्चन फिर है ना 2020 में आया, ठीक है। ध्यान से समझना, यही सेम क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ, जो मैं जिस तरीके से करा हूँ समझ लोगे ना, 50-60 क्वेश्चन तो आराम से ही होंगे। देखो ध्यान से समझना। देखो, मानव अधिकारों की व्यापक घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन कौन से मानवाधिकार अधिकारों में आते हैं, ठीक है। अब देखो, एक कॉमन सेंस से करेंगे, एक ऐसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। देखो, मानव अधिकार व्यापक घोषणा, इस क्वेश्चन की थीम क्या, वाइड है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड वाइड है। वाइड है तो मैंने क्या बोला था, ऑल आंसर आएगा। तो 1 2 3 और नन ऑफ दी अबव, ठीक है।
अब ध्यान से समझना। तो इस तरीके से पैटर्न डायरेक्ट फट चांस है। अब कॉमन सेंस से करते हैं। मानव अधिकार व्यापक उद्घोषणा, मानव अधिकार ह्यूमन राइट की बात हो रही है, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि उसमें कौन कौन से मानव अधिकार आते हैं। अब मुझे बताया शिक्षा का अधिकार किसके लिए बना हुआ है, जानवरों के लिए तो बना नहीं है, इसी ध्यान से समझना। भोजन भी जानवरों के लिए तो बना, मतलब इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो मानव अधिकार में क्यों नहीं आएगा वो। समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, ये क्यों नहीं होगा। तो भाई ह्यूमन डिग्निटी कब बनी रहेगी, जब उसके पास ये बेसिक राइट रहेंगे तभी बनी रहेगी। तो इसीलिए घोषणा किया गया ह्यूमन राइट, जो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इसीलिए डिक्लेयर किया गया। तो इसके तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड वाइड है तो ऑल आंसर होगा, ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करना। कौन सा सही उत्तर है, पहली बात, ठीक। नए पैटर्न में भी देख लो, 1 2 3 नन ऑफ दी अब, ठीक। ध्यान से समझ लो। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि की चिंता व्यक्त की गई, मतलब क्वेश्चन की थीम नेगेटिव है, इसी ध्यान से समझ लो। इस संवर्ती के क्या क्या कारक तत्व हो सकते हैं, रीजन पूछ रहे भाई ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। इधर और पढ़ लेते, देयर इज ए कंसर्न ओवर द इंक्रीज ऑफ हार्मफुल एल्गी ब्लूम्स इन द सी वाटर्स ऑफ द इंडिया, व्हाट कुड बी द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर दिस फिनोमेना, ठीक। सीधी सी बात है, ये बोला। अब देखो कोई भी चीज कारण पूछ रहा तो समझ में क्वेश्चन की डिमांड क्या होगी, वाइड हो गई। तो वाइड में अपन ने क्या देखा था कि ऑल आंसर आता है। अपन देखेंगे, वो भी मैं चीज बता रहा हूँ। जवाहर नदमक से पोषकों को सराव, तो सब भाई की बात है, जब जवाहर मान लीजिए तो डिस्चार्ज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, तो ये जब जाते हैं तो वहाँ पे अलगी ब्लूम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। मानसून में भूमि से जल प्रवाह, तो भूमि जल प्रवाह होता है तब क्या होता है कि जो ये रसायन वसायन अपन डालते हैं वो जाके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समुद्र में अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग से पोषक तत्व के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो उससे भी समझ में आता है, जो ये सारे तत्व खाएंगे तो उससे फिर सारी चीजें वो होगा, ठीक है। तो दूसरी बात, एक नेगेटिव, तो नेगेटिव ये भी नेगेटिव काम हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव काम हो रहा है, ये नेगेटिव काम हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों तीन ऑप्शन सही है, ठीक है। आंसर आ गया, ये चीज ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो अब यही फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन होगी, बहुत बार रिपीट होगा, यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहा है। उपयुक्त में से कौन कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। अब सिंपल सा रीजन है, ध्यान से समझ रहा है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, बस इसी यार को जैसे ये काटोगे, ठीक है। और नए पैटर्न में देख लेंगे 1 2 3 4, ठीक। तो ये तो नहीं है भाई, ठीक है। तो ये नहीं है तो मतलब चारों तो नहीं है, इधर भी कट गया। ज्वालामुखी क्रिया, भाई ज्वालामुखी क्रिया इतनी सारी गैसें निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं निकलेगी, वो तो निकलेगी जरूर, ठीक है। चार तो होगा, चार होगा तो ओल्ड पैटर्न में तो आंसर आ गया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैव पदार्थ कब से, मान लो डीके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, भाई उसमें बहुत सारी गैसें निकलती है, अब मेजर ही नहीं कर सकते, बहुत सारी निकलती है। तो दो तो सही है, तो ये तो कट गया, ठीक। अब आगे देखो, शोषण, अरे भाई सब ऐसे ऑक्सीजन अपन लेते हैं, इनहेंस करते हैं और उसमें बहुत सारी गैसें बाद में बाहर भी निकालते हैं, तो ये भी निकलेगा। तो अपने नए पैटर्न से भी आंसर आ गया, ओल्ड पैटर्न से भी अपने को आंसर आ गया। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे किस तरीके से यूपीएससी रिपीट करता है। अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो यही क्वेश्चन, देखो ये वाला ऑप्शन 2020 में आया, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन वापस से यूपीएससी 2021 में आया। तो मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आपको उस दिन कि जहाँ पे भी संस्थाएं दी रहती है वो गलत होता है, ठीक है। और जहाँ पे यूपीएससी कभी भी एक्स्ट्रा को जोड़ रहा हो तो उसको जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का प्रयास करा तो उसमें गलत होने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन 2020 में आया और यही क्वेश्चन 2022 में आया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट समझो, इस पर R&D कर लेते थे, दोनों क्वेश्चन 2020 से 2022 में आते क्वेश्चन सोल्व कर लेते, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वासी न्याय व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनने जाने समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्था के बीच क्या अंतर है। अब जब भी डिफरेंस पूछा होता है ना, एक चीज याद रखना, इंटरचेंज करने की प्रोबेबिलिटी रहती है, उस स्टेटमेंट को इधर कर देगा, उस स्टेटमेंट ये करता है, ये कोचिंग वाले भी करते हैं, यूपीएससी भी करता है, इसी ध्यान से समझने का प्रयास करो, तो ध्यान से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बस वही चीज ध्यान समझना, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा अपने को, ठीक है। दूसरी बात मैंने केवल संस्थाएं दी गलत रहती है मोस्टली,
ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के परिवहन में सहायक होने के जोखिम को नियंत्रित करता है, जबकि वैश्विक व्यवस्था ओईसीडी के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह जिसका समान लक्ष्य है। ठीक, पहली बात तो संस्था ओईसीडी, तो मैंने क्या बोला, संस्था जो गलत होता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः मेनली जब बोल देते स्पेसिफाई कर दिया तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के देश है, जबकि वैश्विक व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिका का देश है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी गलत होने की बढ़ जाएगी क्योंकि इसने स्पेसिफाई कर दिया। हो सकता है कि एक भी अगर दूसरे का चले जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा। दूसरे तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, तो ये चीज स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, चीज दोनों के दोनों गलत है। अपना डी आंसर अपना आगे। तो ये चीज समझने का प्रयास करें। एक तो संस्था गलत होती है, स्पेसिफाई कर रहा है स्टेटमेंट में, तो वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास करना, एक एक चीज ऑब्जर्व करना। ठीक, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसे तल में जलदार अवस्था में बना रहता है। किस कारण से होता है? मतलब सीधे से सिंपल से समझने का प्रयास करो। जब सर्दियों के दिन आते तो देखा ही होगा कि यहाँ पे पूरा बर्फ जम जाता है और नीचे पानी रहता है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस कारण से होता है। ठीक है, तो भाई बर्फ उष्मा की कुचालक है, कुचालक होती तो फिर उस पर प्रभाव पड़ता ही नहीं, उष्मा का, ठंडा गर्मी का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं अगर ऐसा कुछ होता। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक, दूसरी बात अपन जानते हैं कि बर्फ उष्मा की सुचालक होती है, गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलने लग जाती है, टेम्परेचर जैसे कम होता है तो सिकुड़ने लग जाती है। ठीक, ये तो जानते हैं, ये गलत हो गया। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती। इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड हमेशा गलत होता है, कोई हानि नहीं होती, थोड़ा सा भी हानि हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसे याद रखो, तो ये तो गलत है। जल की सघनता क्या डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है? देखो यही क्वेश्चन तो 2021 में पूछा गया। इसी ध्यान से समझो, बेसिक जो पे काम करोगे उसी से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो जल की सघनता क्या डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, यही आंसर अपन जानते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये जो नीचे यहाँ पे तो बर्फ बन जाता है, पर यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा बना रहता है, इसलिए मछलियाँ जो है वो जितने भी जो जलीय जीव होते हैं वो अपना सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये अपन ने आज के 10 क्वेश्चन कर ली। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन वीडियो को ऑब्जर्व करो, इसको लापरवाही करो, पेपर पेन कॉपी लेके बैठो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।